नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम कंपनी अकाउंट आप लोगों को पढ़ा रहे थे। सीए फाउंडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपनी अकाउंट है। फिर से आप लोगों को बतला रहे हैं। इससे हर बार 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए इस पे विशेष ध्यान देना है। चलिए, कंपनी अकाउंट में है। हम पिछले क्लास में आप लोग बताए थे कंपनी किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन कंपनी? कंपनी क्या है, इसके विषय में पढ़े थे। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय इंडियन कंपनी एक्ट 2013। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिस कंपनी का समामेलन किया गया यानी पंजीयन किया गया है उसे कंपनी कहते हैं। तो कल कंपनी का फीचर, पिछले क्लास में कंपनी का हम लोग फीचर्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़े थे। आज हम कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे। आखिर कंपनी अकाउंट में कैसे ट्रांजैक्शन, कैसे लेन देन किया जाता है। जितने भी ट्रांजैक्शन है कंपनी में, सारे लेन देन सेम होते हैं, लेकिन इसमें जो फाइनल अकाउंट जो बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, वो थोड़ा अलग है। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 ने जो फॉर्मेट प्रोवाइड किया है, उसी फॉर्मेट पे बैलेंस शीट बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या दिया गया है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है। उसी फॉर्मेट पे जितनी भी कंपनी है, सब कंपनी को बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। और इसमें जैसे लिखा गया है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट जैसे है, उसी रूप में बैलेंस शीट को बनाना पड़ता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था ना, बैलेंस शीट हम लोग नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते थे। पार्टनरशिप में भी हम लोग नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते थे। इसमें कोई इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं था। हमको जहां मन करता था वहां कैश लिख देते थे, जहां मन करता था लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट साइड हम कहीं भी एसेट साइड में हम लिख देते थे, और लाइबिलिटी साइड में कोई भी लाइबिलिटीज को हम ऊपर नीचे लिख देते थे। लेकिन जो कंपनी एक्ट ने प्रोवाइड किया फॉर्मेट, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी फॉर्मेट में बनता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट बतलाएंगे कि कंपनी एक्ट 2013 यानी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 ने आर्थिक चिट्ठा का क्या प्रारूप दिया है, यानी फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट क्या प्रोवाइड किया गया है उसके तरफ से। तो बताते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट, आप लोग को ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहां लिखा जाता है नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम। मान लिया जाए जो भी कंपनी एच लिमिटेड है, तो एच लिमिटेड, ठीक है। एज ऑन कंपनी किस तारीख को बनाया जा रहा है, मान लिया जाए 31 मार्च 2023 को बनाया जा रहा है, लिख देंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां लिखते हैं हम लोग पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स। यहां लिखा जाता है नोट नंबर, नोट नंबर। यहां लिखा जाता है फिगर, फिगर्स एज एट इंड ऑफ द करेंट, end of the current reporting period। यहां लिखा जाता है फिगर,
figures as at end of the previous reporting period। यहां रुपीज का सिंबल दे दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग यहां पे ऊपर भी हेडिंग लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इसमें पहला चीज आता है, पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 3 पॉइंट आता है। ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, सी मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट शेयर, वारंट शेयर। ये 3 पॉइंट है। शेयर होल्डर फंड में ये 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट शेयर। अगर ये तीनों चीज अवेलेबल है, तीनों का अमाउंट करेंट ईयर का भी है और प्रीवियस ईयर का है, तो तीनों को लिखेंगे। आई सेकेंड चीज में, सेकेंड में है शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर है क्वेश्चन में तो लिखा जाएगा, नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है नन करेंट लायबिलिटीज, नन करेंट लायबिलिटीज। नन करेंट लायबिलिटी में क्या क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स लोन को ही बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ए इसका बी पॉइंट है डिफर टैक्स लायबिलिटी, सी तीसरा पॉइंट है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और इसमें डी है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो अगर ये चारों अवेलेबल है क्वेश्चन में तो चारों लिखेंगे। ये सारी चीज को तोड़ के फिर आपको समझाया जाएगा, आप लोग का सबको। अभी फॉर्मेट दे रहे हैं, फिर एक एक चीज आप लोग को समझाया जाएगा। जिस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत ये फॉर्मेट दिया गया है। ये 4 पॉइंट के बाद जगह का अभाव है, यहां पे हम CF लिख दे रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड, और फिर BF लिख के यहां पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट आता है मेरा करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में भी 4 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले शॉर्ट
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स लोन पहले बोला जाता था, अब बोरोइंग्स बोला जाता है। बी ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। सी अदर करेंट लायबिलिटीज। डी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगर ये चारों अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का है, तो दोनों को लिखेंगे। अगर प्रीवियस ईयर में कोई है और करंट ईयर में नहीं है, मान लीजिए, तो उसको एक को लिखेंगे, एक को नहीं लिखेंगे। ये टोटल हुआ। अब क्या करते हैं, हम यहां टोटल जोड़ देते हैं, ये टोटल हो जाता है टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज का बात बतला है हम आप लोगों को। देखिए फिर से आप लोग बता रहे हैं, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 ने जो फॉर्मेट हम लोग को प्रोवाइड किया है, उसी फॉर्मेट में आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने ना, और कभी कंपनी का बैलेंस शीट बनाना होगा, तो आप इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाइएगा। तो ये फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है एक्ट के तहत। चलिए हम लोग अभी लायबिलिटीज, केवल लायबिलिटीज अभी पढ़े। अब आते हैं हम लोग एसेट्स में। एसेट जिसको हम लोग संपत्ति कहते हैं, एसेट में सबसे पहले पहला पॉइंट होता है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट में पहला नॉन करेंट एसेट में आता है ए, फिक्स्ड एसेट्स। अब इसमें फिक्स एसेट में क्या पॉइंट है, पहला टेंजिबल एसेट्स। बी है इनटेंजिबल एसेट्स। सी है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। डी है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलप। अगर ये चारों पॉइंट मिलता है फिक्स एसेट में, अच्छा ये नॉन करेंट एसेट का पहला चीज है, ए है फिक्स एसेट्स। अब बी आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। सी आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। सी आता है डीफर टैक्स एसेट्स। डी आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। ई में आता है अदर नॉन करेंट एसेट्स। अगर ये सारा चीज अवेलेबल है तो उसको हमको लिखना है। अगर प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का दोनों का दिया हो तो दोनों का साथ में बनाएंगे। कभी कभी करेंट ईयर का दिया रहता है और प्रीवियस ईयर का नहीं रहता है, तो हम प्रीवियस ईयर में ब्लैंक छोड़ देंगे।
ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद है डिफर्ड टैक्स एसेट्स, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लोन एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। उसके बाद है अदर करेंट एसेट्स। इसके बाद फिर बताते हैं टू बी कंटिन्यू, आगे रखते हैं जारी। ठीक है, यहां पे हम लिख देंगे CF, कैरी फॉरवर्ड। फिर बतलाते हैं आप लोग को। देखिए यहां पे अभी हम आप लोग को एसेट्स के विषय में बता रहे थे। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स आएगा, नॉन करेंट एसेट में फिक्स एसेट्स पहले लिखेंगे। फिक्स एसेट में ये सब आता है। फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट डेवलप। उसके बाद बी आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सी आता है डिफर्ड टैक्स एसेट्स और डी आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस और ई आता है अदर करेंट एसेट्स। इसके बाद आता है, नीचे आएगा हम लोग करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट पढ़े, अब इसके हम लोग पढ़ेंगे करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स यहां पे बताते हैं आप लोग को। फिर वही फॉर्मेट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वही फॉर्मेट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पे लिखेंगे करेंट एसेट, करेंट एसेट्स। सेकेंड पॉइंट करेंट एसेट्स है। इसमें ए आता है सबसे पहले नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। बी आता है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज स्टॉक को ही कहते हैं, स्टॉक को। इन्वेंट्री जब नया नाम हो गया, स्टॉक का नया नाम इन्वेंट्रीज हो गया, हालांकि अब इन्वेंट्रीज ही लिखा जाएगा। तो इन्वेंट्रीज कितना है, सी। इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीबल, ट्रेड रिसीबल लिखा जाता है, ट्रेड रिसीबल। ई कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी लिखा जाता है इसको। एफ शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, एडवांस अगर हम किसी को लोन या एडवांस हम लोग दिए कुछ समय के लिए तो उसको लिखा जाता है। डी है, ये ई है और ये एफ। अदर करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट्स लिखा जाता है। अब क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये होता है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। तो लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स दोनों इक्वल होना चाहिए, तब बैलेंस शीट मेरा सही है। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट को आप लोग हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। इस फॉर्मेट को कम से कम आप 10 बार लिखिए। 10 बार लिखिएगा तो सारा फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा, लिखने से याद होता है। तो आप लोग इस फॉर्मेट को कम से कम 10 बार जरूर लिखिएगा, इससे पूरा याद हो जाएगा बढ़िया से। और जितना भी फॉर्मेट में हम जो बतलाए हैं सबके विषय में हम आगे बतलाते हैं आप लोग को। देखिए अभी हम आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट पे जितने भी पॉइंट है सब पॉइंट को अब
एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, सबका मतलब बतलाने जा रहे हैं क्या होता है। सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लोग लिखे थे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें पहला पॉइंट हम बताए थे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। इसमें हम 3 पॉइंट बताए थे, शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस एंड सरप्लस, सी मनी received against warrant share, warrant share। ये जो पहला पॉइंट था शेयर होल्डर फंड, इसमें 3 पॉइंट है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट शेयर। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल के विषय में बतलाने जा रहे हैं। शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल में क्या होता है। शेयर क्या होता है, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे इशू ऑफ शेयर, जब आपको हम बतलाएंगे उसमें बढ़िया से इसके विषय में बताया जाएगा शेयर कैपिटल क्या होता है। अभी एक्चुअली में फॉर्मेट आ गया, तो फॉर्मेट के विषय में तो बताना है। तो शेयर कैपिटल क्या होता है, कंपनी को देखिए, पहले शेयर क्या होता है, कंपनी कैपिटल डिवीजन इनटू स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड शेयर। तो शेयर कैपिटल में हम लोग क्या क्या देखना है, इसमें कौन कौन सा पॉइंट होता है। पहला होता है एथोराइज शेयर कैपिटल, एथोराइज शेयर कैपिटल, एथोराइज शेयर कैपिटल। मान लीजिए एथोराइज शेयर कैपिटल 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर है, एट द रेट ऑफ ₹10 है। तो अगर इंटू करते हैं तो 1 लाख रुपीज होगा। ये मेरा एथोराइज कैपिटल है, इसको अंडरलाइन किया जाता है। इसके बाद आता है इसमें इशूड शेयर, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल हो सकता। देखिए सभी जितने भी कंपनी है उसको सेबी द्वारा एथोराइज किया जाता है कि आप एक लिमिटेशन में ही शेयर अपना बेच सकते हैं, उसको बोलते हैं एथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अब इसमें से कंपनी पूरा 10,000 नहीं 9,000 शेयर इशू कर रही है, 9,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹9,000 ही शेयर बेचना चाह रही है, यानी कि 90,000। लेकिन पब्लिक पूरा शेयर नहीं खरीदना चाह रही है, तो पब्लिक जो शेयर खरीदना चाह रही है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल, फुल्ली शेयर कैपिटल। मान लीजिए पब्लिक केवल 8,000 शेयर खरीद रही है, 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से 80,000। अगर फुल्ली पेड अप का बात है तो जितना पब्लिक शेयर खरीद रही है पूरा पैसा पेमेंट कर रही है तो फुल्ली पेड अप होता है। लेकिन मान लिया जितना कंपनी पैसा मांगी उतना पैसा कंपनी को नहीं मिलता है, कुछ कम पैसा मिलता है, तो उसको बोला जाता है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। मान लिया जाए 8,000 शेयर जनता खरीद रही है, एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से जनता से 80,000 पैसा मांगा गया है, 80,000। लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी कोई पब्लिक कुछ पैसा नहीं देती तो उसको बोलते हैं कॉल सीन एरिया। ये सारा चीज जितना भी चीज है, जब इशू ऑफ शेयर जब पढ़ाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अभी ध्यान दीजिए, कॉल सीन एरिया हो सकता है इसमें 2,000 हमको नहीं मिला, एरियर हो गया,
तो यहाँ पे कितना आएगा 78,000, ये अंडरलाइन में चला जाएगा। इसमें एक चीज जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, फॉर फ्यूचर शेयर। फॉर फ्यूचर शेयर मान लीजिए कि 5,000 है, तो 5,000 इसमें ऐड कर दिया जाता है 83,000। ये लास्ट वाला ऐड होता है, वो सब क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो ये शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल को ऐसे शो किया जाता है। अब इसके बाद हम बतलाते हैं आप लोगों को रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें, क्या क्या पॉइंट होते हैं इसमें। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीज आता है, उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझाने जा रहे हैं। देखिए इन फ्यूचर के लिए कंपनी कुछ पैसा अपने पास बचा के रखती है, उसी को रिजर्व कहते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीज आता है, पॉइंट में दूसरा पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरा पॉइंट हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में कितने तरह के रिजर्व होते हैं वो बतलाने जा रहे हैं आप लोग। सबसे पहले कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, देखिए इन फ्यूचर के लिए अगर कैपिटल से कुछ पैसा बचा के रखा जाता है तो उसको बोला जाता है कैपिटल रिजर्व। अब आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, क्या है, कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है, कंपनी को अगर कैपिटल का नीड होता है तो कंपनी शेयर इशू करता है, शेयर जनता को बेचता है। तो एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक निश्चित समय के बाद शेयर का पैसा वापस करना पड़ता है। प्रीफरेंस दो तरह का शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर का जो पैसा कंपनी ने जनता को प्रीफरेंस शेयर बेच के कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया है, एक समय के बाद प्रीफरेंस शेयर का पैसा वापस करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन कहते हैं। तो उसके लिए अगर कैपिटल से पैसा बचा के रखा गया है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। उसके बाद आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कंपनी जब शेयर और डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू करती है, प्रीमियम मतलब क्या, जो शेयर का दाम है उससे बढ़ाकर शेयर को बेचना, उसे प्रीमियम कहते हैं। तो जो प्रीमियम का जो पैसा इकट्ठा हुआ है कंपनी का के पास, उसको अलग से रखा जाता है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। उसके बाद आता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, कंपनी को जब पैसे का जरूरत होता है तो कंपनी शेयर बेचती है, शेयर इशू करती है। शेयर इशू करने के बाद भी कंपनी को जितने कैपिटल की नीड थी, जितना पूंजी का जरूरत था, उतना कंपनी को नहीं मिल पाता है। तो कंपनी क्या करती है, एक रिटेन डॉक्यूमेंट पब्लिक को इशू करती है और उससे लोन लेती है, पब्लिक से लोन ले लेती है, और रिटेन डॉक्यूमेंट कंपनी द्वारा पब्लिक को दिया जाता है, उसे हम डिवेंचर कहते हैं। अगर हम किसी से लोन लिए हैं तो कभी ना कभी वापस तो लोन को करना होगा ना, तो डिवेंचर जस्ट लाइक लोन। तो कंपनी को इन फ्यूचर डिवेंचर का पैसा वापस करना होता है, उसी को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो उसके लिए जो पैसा जमा करके रखा जाता है उसको बोलते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहते हैं।
इसके बाद आता है रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व। इसके बाद देखा जाता है सरप्लस, सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी द्वारा अपनी प्रॉफिट या लॉस को फाइंड करने के लिए, जानने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट आया है तो उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे, लॉस भी आया है तो उसको भी दिखाएंगे। अगर प्रॉफिट आया है तो उसको प्लस में दिखाएंगे, लॉस आया है तो उसको माइनस में दिखाएंगे। इसके बाद अदर रिजर्व, अदर रिजर्व में रिजर्व फंड वगैरह सब आता है, ETC में मिनिमम यही सब आता है। रिजर्व एंड सरप्लस में यही लगभग आता है। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद तीसरा पॉइंट था शेयर होल्डर फंड का। तीसरा पॉइंट आप देखिएगा तो तीसरा पॉइंट था मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट शेयर, वारंट शेयर। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट शेयर क्या होता है, ये ध्यान से समझना है। ये क्या होता है, सुनिए ध्यान दीजिए। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, या कह सकते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होता है, जो होल्डर को ये राइट देता है कि आप इन फ्यूचर इक्विटी शेयर आप खरीद सकते हैं। फिर से समझिएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट शेयर क्या होता है। कंपनी कुछ ऐसे शेयर होल्डर लोगों को ये राइट देती है कि आप इन फ्यूचर इक्विटी शेयर आप कंपनी का खरीद सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट शेयर। तो जो जिसको राइट दिया गया है कि आप इन फ्यूचर में आप कंपनी का इक्विटी शेयर खरीद सकते हैं, उससे जो पैसा, उससे जो पूंजी पैसा मिलता है उसके बदले, वो उसको यहां पे पॉइंट शो कर किया जाता है, मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट शेयर। अब आता है मेरा 2 नंबर पॉइंट। ये तो ABC में आया था, हम लोग का ABC में आया था, ये B का था और ये C का था। अब सेकेंड पॉइंट मेरा क्या था, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कंपनी जब शेयर इश्यू करती है ना, तो कंपनी शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगती है, एप्लीकेशन में, फिर अलॉटमेंट में, फिर फर्स्ट कॉल में, फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। तो कभी कभी ऐसा होता है कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका है और अलॉटमेंट का पैसा भी मिलना बाकी है, और इसी समय हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट बनाने के बाद अगर हमको शेयर अलॉट किया जाता है, शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिलता है, तो बैलेंस शीट बनने समय तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो इसको बोलते हैं हम लोग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का बैलेंस शीट जिस डेट को बना रहे हैं उस डेट तक एप्लीकेशन का पैसा मिल गया है, लेकिन अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं मिला है। अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में पहला पॉइंट था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें 2 पॉइंट आता है, 2 पॉइंट। एक होता है बॉन्ड और बॉन्ड या डिवेंचर, दूसरा टर्म लोन, ये 2 पॉइंट आता है।
बॉन्ड ऑब्लिक डिवेंचर, टर्म लोन, ये 2 पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होता है, अगर कोई लोन का पीरियड मोर देन 1 ईयर है, यानी 12 महीना से ज्यादा है लोन का पीरियड, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें बॉन्ड भी आता है, डिवेंचर भी आता है, टर्म लोन। टर्म लोन अगर लिख रहा है तो ये टर्म लोन, ठीक है, 12 महीने के बाद तक का लोन है, यानी आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर 12 मंथ ऐसा लोन जिसका पीरियड 1 वर्ष से ज्यादा है, मोर देन 12 मंथ, इज कॉल्ड टर्म लोन। ये 2 चीज आता है। इसके बाद आता है बी में डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, इसको समझिएगा, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ये डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है? देखिए कंपनी का एक अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, अकाउंटिंग इनकम होता है, और कंपनी का एक टैक्सेबल इनकम होता है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी का एक अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है और एक टैक्स अकाउंटिंग इनकम होता है और एक टैक्सेबल इनकम होता है। मान लिया जाए कंपनी 1 लाख रुपए इनकम का कंपनी 1 लाख रुपए इनकम कमाई है और टैक्सेबल इनकम उसका 80,000 है, तो 1 लाख वो कमाई की थी और 80,000 पे वो टैक्स भर रही है, तो कितना पे टैक्स नहीं भर रही है? 20,000 पे। तो जो 20,000 जो डिफरेंस इनकम का जो इनकम है, 20,000 डिफरेंस, फिर से सुनिएगा, कंपनी का अकाउंटिंग इनकम है 1 लाख रुपीज एंड टैक्सेबल इनकम है 80,000। तो कंपनी टैक्सेबल इनकम पे तो टैक्स पेड कर रही है, लेकिन अकाउंटिंग इनकम तो मेरा 1 लाख था, तो ये 1 लाख और 80,000 में डिफरेंस कितना है? 20,000। तो ये जो 20,000 पे जो टैक्स देना बाकी है, ड्यू है, उसको बोलते हैं हम डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कहते हैं। इसके बाद आता है सी, अदर करेंट लायबिलिटीज, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, वैसे लायबिलिटीज जिनका टर्म मोर देन 1 ईयर है, वैसे दायित्व जिनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक है, उसको हम बोलते हैं अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब आता है इसमें डी आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये 4 पॉइंट बताए थे नॉन करेंट लायबिलिटीज में। अब बतलाएंगे हम आपको करेंट लायबिलिटीज के विषय में। देखिए अभी आप लोग को हम बतलाए नॉन करेंट लायबिलिटीज के विषय में। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें बॉन्ड एंड डिवेंचर आता है, टर्म लोन आता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के विषय में बतलाया, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज में लोन एंड एडवांस आता है। वैसे लोन एडवांस को इसमें शामिल किया जाता है जिनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, ये इंप्लॉय लोग के लिए होता है। ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड जो इंप्लॉय होता है, उनके सैलरी से कुछ पैसे डिडक्ट करके कंपनी के पास रखा जाता है जमा करके, कि इन फ्यूचर
उसको जब रिटायरमेंट होगी तो वो पेमेंट किया जाएगा। ये ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड में आता है। ये आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है, मेनली ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड ही आता है। अब आते हैं हम लोग करेंट लायबिलिटीज में। करेंट लायबिलिटीज, ध्यान से समझें करेंट लायबिलिटीज को। करेंट लायबिलिटीज में भी पॉइंट है कुछ, उसको ध्यान से समझना है। करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, इसमें सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे लोन, लॉन्ग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इसको कितने पार्ट में बांटा गया? पहला पार्ट बांटा गया है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन रीपेबल इन डिमांड। इसमें एक आता है फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अदर पार्टीज। लोन रिपेबल इन डिमांड, हम लोग पढ़ रहे हैं करेंट लायबिलिटीज का एक पॉइंट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। उसमें पहला पॉइंट है लोन रिपेबल इन डिमांड। उसमें दो जगह से देखिए, डिमांड लोन जो हम लोग लिए हैं, जब भी डिमांड करेगी बैंक या पार्टीज तो उसको हमको वापस करना है। ये होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इसमें अगला पॉइंट है लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस। उसके बाद है डिपॉजिट के बाद है अदर लोन एंड एडवांस। ये 4 पॉइंट है इसके अंदर में आता है। अब दूसरा चीज हम बताए थे ट्रेड पेबल। इस ट्रेड पेबल में क्या आता है? मेनली क्रेडिटर्स आता है एंड बिल पेबल। अदर करेंट लायबिलिटीज, ये ए था, ये बी था और ये सी था। अदर करेंट लायबिलिटीज में एक्यूड या इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट बाकी है, जो हम लोग लोन लिए हैं उसका जो इंटरेस्ट बाकी है वो होता है एक्यूड इंटरेस्ट। इसके बाद है एक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मेनली यही दोनों होता है। डी में आता है अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड ETC आता है। ये मेरा करेंट लायबिलिटीज को तोड़ा गया। करेंट लायबिलिटीज में ये सब इतना आता है। फिर बतलाते हैं एसेट के विषय में। देखिए, अभी आप लोग को हम करेंट लायबिलिटीज के विषय में बतलाएं।
इतना जानने के बाद देखिए, जब हम इशू ऑफ शेयर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे सारा ये सब जितना भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मेट का पार्ट है, इसलिए इसको भी बताना जरूरी है। चलिए अब आते हैं हम लोग एसेट्स के विषय में। एसेट्स यानी संपत्ति। तो बैलेंस शीट में हम एसेट के विषय में बतलाए थे। सबसे पहले हम बताए थे एसेट्स। इस एसेट में पहला पॉइंट था नन करेंट। नन करेंट एसेट्स। इसमें ए है, पहला था टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स हिंदी में इसको बोलते हैं अमूर्त संपत्ति। वैसे एसेट्स जो अब घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है, वो समझ लीजिए मरे हुए आदमी के समान है। उसको हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट मतलब अमूर्त संपत्ति होता है। इसमें आता है लैंड, जिसको भूमि कहते हैं, इसको हिंदी में भूमि कहते हैं। बिल्डिंग, भवन, इसको प्रीमीज भी बोला जाता है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, मोटर व्हीकल, ऑफिस इक्वाइपमेंट, अदर टेंजिबल एसेट्स। इतना और भी इसी आ सकता है। ये टेंजिबल एसेट्स में। इनटेंजिबल एसेट्स जिसको हिंदी में अमूर्त संपत्ति कहते हैं। इनटेंजिबल एसेट, बी पॉइंट बताए थे हम। इनटेंजिबल एसेट्स इसमें गुडविल आता है। पहले तो गुडविल ब्रांड या ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ईटीसी। मेनली इतना ही होता है। गुडविल, ब्रांड या ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ईटीसी। ये मेरा इनटेंजिबल एसेट्स है। अब फिर बतलाते हैं। देखिए अभी हम बताया आपको एसेट्स के विषय में। एसेट्स में नन करेंट एसेट के विषय में बताया है। तो नन करेंट एसेट में टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स बताया है। अब बताने जा रहे हैं हम नन करेंट इन्वेस्टमेंट। नन करेंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज आता है? नन करेंट इन्वेस्टमेंट
इसमें पहला चीज आता है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। अगला आता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ऑब्लिक डिवेंचर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पहले इसके विषय में चर्चा करते हैं। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में विनियोग कहते हैं। ऐसे जगह पे पैसा को लगाना जहां से इनकम हमें होते रहे, इनकम अर्न होते रहे, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर में, इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर में, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर में, फिर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे भी कर सकते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे भी कर सकते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट हम पार्टनरशिप फर्म में भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फंड में भी कर सकते हैं। ये जगह इन्वेस्टमेंट हम इतने जगह इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या था, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ETC। ये मेन चीज होता है, उसी पे हम लोग को विशेष फोकस करना है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम पैसा कमाने के लिए पैसा लगा सकते हैं। अब आता है, हम लोग ये पढ़े हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के विषय में, फिर हम आगे बतलाते हैं। इसको नोट किया जाए। देखिए, ये हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़े हम लोग, ABC में ये पढ़े हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ए में पढ़े हम लोग टेंजिबल एसेट, बी में इंटेंजिबल एसेट, सी में हम लोग पढ़े नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। डी है डिफर्ड टैक्स एसेट्स। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, इसमें नीट शब्द का प्रयोग होता है। डिफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है, अभी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के विषय में बतलाए थे। ये डिफर्ड टैक्स एसेट्स है। जैसे मान लिया जाए मेरे अकाउंटिंग इनकम है 80,000 और टैक्सेबल इनकम 1 लाख है, तो गवर्नमेंट ने तो 1 लाख पे लोन ले, मेरा टैक्स ले लिया मेरा, लेकिन इनकम अकाउंटिंग इनकम तो कम था 80,000, तो 20,000 पे जो हम एक्स्ट्रा टैक्स पेड कर दिए हैं उसको बोलते हैं डिफर टैक्स एसेट्स। वो ही रहेगा इसमें। ये है डी। ई है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में आता है कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल एडवांस आता है, उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस।
ई के बाद आता है एफ। एफ में क्या होता है? अदर नॉन करेंट एसेट्स आता है। अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स। इसके अलावा भी अगर कोई नॉन करेंट एसेट्स है तो उसको लिखते हैं। जैसे कंसीडरेशन, सिक्योर्ड कंसीडरेशन गुड्स, सिक्योर्ड कंसीडरेशन गुड्स। उसके बाद डाउटफुल अनसिक्योर्ड कंसीडरेशन गुड्स, अनसिक्योर्ड कंसीडरेशन गुड्स, ईटीसी। मेनली यही दो चीज जरूरी है। तो ये हम लोग पढ़े, हम लोग केवल अभी हम लोग पढ़े हैं नॉन करेंट एसेट्स के विषय में। अब हम लोग जानेंगे करेंट एसेट के विषय में। तो करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं करेंट एसेट्स। देखिए करेंट एसेट्स के विषय में बता रहे हैं। करेंट एसेट्स, ये बार बार हटने का कारण है कि आप इसको बढ़िया से इसको आपको नोट करना है। देखिए करेंट एसेट्स, करेंट एसेट में सबसे पहले आता है करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट में आता है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ऑब्लिक डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। देखिए करेंट इन्वेस्टमेंट में भी यही चीज बतलाए थे हम, सर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में भी यही चीज बतलाए थे और करेंट इन्वेस्टमेंट भी यही चीज बतला रहे हैं। देखिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अगर ये इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का पीरियड होता है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से अधिक अवधि के लिए हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होता है। चाहे वो शेयर में इन्वेस्ट करें, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर में, चाहे बॉन्ड्स में, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, चाहे म्यूचुअल फंड में। लेकिन अगर 1 साल से नीचे के लिए इन्वेस्ट किया, 1 साल से कम के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो करेंट इन्वेस्टमेंट में आता है, करेंट इन्वेस्टमेंट में आता है वो। करेंट इन्वेस्टमेंट सेम चीज आता है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, ये भी बताए थे कि इन्वेस्टमेंट सारा पॉइंट वही है, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। इसका पहला पॉइंट ए था। बी था ट्रेड रिसीवल, ट्रेड रिसीवल। इसमें मेनली 2 चीज आता है, डेटर्स बिल रिसीवल। इसके बाद बतलाया गया था
एक मिनट, इसमें हम पहले बताए थे, बी में बताए थे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 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 मतलब होता है स्टॉक, स्टॉक को ही इन्वेंट्री बोला जाने लगा है। इसमें आता है सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक, कच्चे माल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश्ड गुड्स का, लूज एंड टूल्स छोटे औजार, लूज एंड टूल्स छोटे औजार, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, अदर स्टॉक, ये इन्वेंट्री में आता है। सी में हम बताए थे ट्रेड रिसीबल, ट्रेड रिसीबल में डेटर्स को बुक डेट्स भी बोलते हैं, बुक डेट्स भी बोलते हैं, बिल रिसीबल डी में बतलाए थे कैश एंड बैंक बैलेंस, इसमें आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक ऑब्लिक ड्राफ्ट, अदर, ये कैश एंड बैंक बैलेंस में का आइटम है, कैश एंड बैंक बैलेंस का आइटम है। इसके बाद ध्यान देंगे, इसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, इसके बाद फिर बतलाते हैं, तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए अभी हम लोग डी तक गए, डी के बाद आता है ई, लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस। ई में आता है लोन एंड एडवांस, वैसा लोन और एडवांस, ठीक है, एडवांस जिसका पीरियड मोर देन 3 मंथ बट लेस देन 12 मंथ होता है, 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम का लोन। तो इसमें पहला तो लोन एंड एडवांस होता है, दूसरा आता है लोन टू डायरेक्टर या ऑफिसर ने लोन लिया है बिजनेस से, तो मेनली यही 2 चीज होता है। इसके बाद एफ है अदर करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट में आता है सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्यूर्ड इंटरेस्ट, ETC, मेनली यही 2 चीज आता है। तो ये टोटल बैलेंस शीट का एक एक पार्ट को बताया गया कि उस पार्ट में क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है, क्या क्या शामिल होता है। तो अगले लेक्चर में हम बतलाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है, बैलेंस शीट का एक एक पॉइंट को बतलाया गया। देखिए ये पॉइंट तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम लोग इशू ऑफ शेयर जब पढ़ेंगे ना, तो सारे पॉइंट क्लियर होते जाएंगे, सबका मतलब समझ में आने लगेगा। तो मिलते हैं